नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवी, विधायक आलोट, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, पिछले 1.5 महीने में भारतीय इतिहास की दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। मुझे लगता है कि भारतीय समाज को, भारतीय शिक्षा को, भारतीय यूनिवर्सिटी शिक्षण को या पुलिसिंग को, राजनीति को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले जो दो तत्व थे, उनका समापन इन 1.5 महीनों में हुआ है। पहला, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नक्सल मुक्त भारत के लिए ऑपरेशन समाधान चलाया, जिसके तहत ये डेडलाइन दी थी कि 31 मार्च 2026 के बाद एक भी नक्सलवादी इस अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना कि केरल में कम्युनिस्टों की सरकार जो है वो समाप्त हो गई। मैं याद दिला दूं कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार यदि बनी थी तो वो केरल में बनी थी और कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। नंबूदिरीपाद पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री इस भारत की भूमि पर बने थे। और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव हुआ, इसमें कम्युनिस्टों की जो सरकार गई है, ये आखिरी सरकार थी। अब कोई सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की इस देश की धरती पर नहीं बनेगी। कम्युनिज्म ने, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, कि न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। पूरी दुनिया का दर्शन, पूरी दुनिया की शिक्षा, सैन्य, पूरी दुनिया का समाज, विचारधाराएं, राजनीति, इतिहास, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां कम्युनिज्म ने उसे प्रभावित ना किया हो। लगभग आधी से ज्यादा दुनिया पर कम्युनिस्टों का शासन था और आज भी रूस और चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है ही। तो ऐसी विचारधारा का भारत में समापन निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घटना है। मैं जो नक्सलवाद है, वामपंथी उग्रवाद है, इसकी समाप्ति के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा, और केरल की जनता को भी, कि उन्होंने एक विचारधारा के रूप में कम्युनिज्म का अवसान कर दिया। बंधुओं, जैसा मैंने कहा कि विश्व को प्रभावित किया, तो मैं थोड़ा सा भूमिका में जाना चाहूंगा। हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में एक बहुत बड़ा विचारक जर्मनी में होता है जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम हेगेल। अब ये जो हेगेल था, इसने एक दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसने कहा कि जो विकास होता है ये कभी सीधी रेखा में नहीं होता, विकास हमेशा जिगजैग में होता है, उतार चढ़ाव में होता है। सीधी रेखा में विकास नहीं होता, चाहे वो मानवीय विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, संस्थाओं का विकास हो, राजनीति का विकास हो, इतिहास का विकास हो, मतलब जो भी कुछ है वो जिगजैग में ही विकास होगा। और उसने कहा कि भाई पहले कोई व्यवस्था रहती है, कोई विचार रहता है, उसको उन्होंने कहा कि ये वाद है, या जिसे थीसिस कहा जाए। फिर कुछ समय बाद उस वाद का प्रतिरोध पैदा होता है, कुछ लोग विरोध करते हैं, नए विचार आ जाते हैं, इसलिए एक घर्षण पैदा होता है, और वाद फिर प्रतिवाद, यानी थीसिस देन एंटीथीसिस, और उसके बाद वाद और प्रतिवाद की अच्छाइयों को मिलकर के एक तीसरी चीज सामने आती है, जिसको उन्होंने संवाद कहा। वाद, प्रतिवाद, संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। फिर जो सिंथेसिस है वो कुछ समय बाद फिर वाद बन जाता है, फिर उसका एक प्रतिवाद सामने आता है, और फिर कोई संवाद सामने आता है, और फिर कोई जो सिंथेसिस है फिर वाद बन जाता है। ऐसे करके विकास होता रहता है। उसके विचार को एक युवा विचारक कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी का एक यहूदी परिवार से आता था, उसने लिया और उसने कहा कि भाई हेगेल की बात तो ठीक है कि विकास जिगजैग में होता है, लेकिन हेगेल आध्यात्मवादी है। उसने हेगेल के विचार को कहा कि ये सर के बल खड़ा है, मैं इसे पैर के बल खड़ा कर देता हूं। और वो भौतिकवादी विचारक था। उसने जिगजैग के सिद्धांत को तो माना, उसने थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस के सिद्धांत को तो माना, लेकिन उसने कहा कि ये जितना भी विकास है, ये जितनी भी गति है, ये जिगजैग रूप में होती है, ये भौतिकवादी स्वरूप में होती है। क्यों? क्योंकि मार्क्स मानता था कि
मार्क्स ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, ईश्वर के अस्तित्व से इनकार किया, स्वर्ग नरक के अस्तित्व से इनकार किया और कहा कि धर्म जो है ये अफीम की गोली है। ये धर्म की अफीम चटा करके जो दलित है, वंचित है, पीड़ित है, किसान है, मजदूर है, उनको दबाए जाने का माध्यम धर्म बनता है, उन पर राज करने का माध्यम धर्म बनता है। इसलिए धर्म जो है वो अच्छा नहीं है। उसने दास कैपिटल नाम की किताब लिखी। फिर उसके बाद उसके अपने साथी के साथ सन 1948 में एक दूसरी किताब लिखी जिसने पूरे विश्व में एक रोशनी पैदा की और उस किताब का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसने पूरे विश्व को मार्ग दिखाया और उसके सिद्धांत धीरे धीरे यूनिवर्सिटी, काफी हाउसेस में वो चर्चा का विषय बनती रही। दार्शनिक आदान प्रदान में वो चर्चा के विचार चर्चा का बनते रहे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सन 1917 में पहली एक कम्युनिस्ट क्रांति होती है, वो रसिया में होती है। मैं उसके पहले उस सिद्धांत की बात कर लूं, रसिया की क्रांति के पहले जो उसका एक्शन का स्वरूप है, उसके पहले विचारों की बात करें, क्योंकि विचार प्रथम आता है। तो मार्क्स का कहना था कि ये जो विकास है ये भौतिक स्वरूप में होता है। जो इतिहास की उसने दार्शनिक व्याख्या की, भौतिकवादी व्याख्या की इतिहास की। उसने कहा कि जो मानव समाज की सबसे पहली अवस्था थी वो आदिम अवस्था थी, उसमें सब बराबर थे, कोई संपत्ति नहीं थी, कोई जमीन नहीं थी, कोई परिवार नहीं थे। सही अर्थों में वो सोशलिज्म की अवस्था थी, वो कम्युनिस्ट अवस्था थी, वो साम्यवादी अवस्था थी। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोगों ने अच्छी जमीनों पर कब्जा कर लिया और उसने कहा कि ये मेरी है, कुछ लोगों को काम पर रख लिया। तो वो जो आदिम अवस्था थी वो दास अवस्था में बदल गई, कुछ लोगों को उसने दास रख लिया। थीसिस देन एंटीथीसिस। फिर उसके बाद कुछ बड़े जमीनों के मालिक हो गए, उसने अपनी सेनाएं रख ली, मोल सेना रख ली और इस तरह धीरे धीरे सामंतवादी शासन व्यवस्था या सामंतवादी स्वरूप समाज का सामने आया। सामंतवाद के बाद फिर बड़े बड़े राष्ट्र बन गए, बारूद का आविष्कार हुआ, बड़ी बड़ी सेनाएं बनी और बड़े बड़े राष्ट्रीय की व्यवस्था में बड़ी सरकारों के होने के कारण फिर उसकी छाया में पूंजीवादी व्यवस्था डेवलप हुई। पूंजीवादी एक शोषण की व्यवस्था है। वो उसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। उसने कहा कि ये जो मजदूरों की मजदूरी के बाद जो अतिरिक्त मूल्य बचता है, इस पर वो जो मालिक है वो अधिकार कर लेता है और संपन्न बनता जाता है। और इसलिए मजदूर जो है, किसान और मजदूर इकट्ठे होकर करके इनसे सत्ता छीन ले। तो इसलिए पूंजीवाद को समाप्त करके उसने कहा कि एक अधिनायकवाद आएगा जो कम्युनिस्ट का शासन होगा, वंचितों का, पीड़ितों का, किसानों का, मजदूरों का अधिनायक, मतलब डिक्टेटरशिप आएगी और वो शासन करेगी जैसी रूस, जैसी चाइना में है। और इसके बाद जो अंतिम अवस्था, जो छठी अवस्था होगी, वो समता की अवस्था होगी, असली साम्यवाद होगा, जहां सब बराबर होंगे, कोई परिवार नहीं, कोई संपत्ति नहीं, सब पर सबका अधिकार संसाधनों पर, और उसका वितरण बराबर होगा। इस विचार ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि बड़ी संख्या डाउन ट्रोडन की थी, बड़ी संख्या पीड़ितों की थी, वंचितों की थी, गरीबों की थी, और उस विचार ने उनको मार्ग दिखाने का काम किया, एक रोशनी देने का काम किया। और हम देखते हैं कि पूरा विश्व जो है धीरे धीरे उससे प्रभावित होने लगा। सन 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूस में क्रांति हुई। फिर सन 1920 में चाइना में क्रांति हुई, एक बड़ा भाग कम्युनिस्ट के शासन में आ गया। फिर पोल पोट और ये तमाम हमने सुने ही हैं। भारत में भी सन 1920 से ही हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छे विचारक हमारे यहाँ हुए जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। वो क्रांतिकारी थे, लेकिन क्रांतिकारी होने के कारण वो बंदूक लेने या पिस्टल लेने, एम्युनिशन लेने वो विदेश गए, और फिर चूंकि वहाँ विदेश में एम्युनिशन मिले नहीं तो वहीं रह गए और कम्युनिस्टों के साथ धीरे धीरे वो रूस की क्रांति में शामिल हुए। रूस की क्रांति सब कुशलतापूर्वक होने के कारण लेनिन से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती, लेनिन के बड़े प्रिय हो गए। तो फिर उनको चाइना भेजा और चाइना की जो कम्युनिस्ट क्रांति है उसके नियंत्रक या उसके पर्यवेक्षक अगर कोई थे तो वो मानवेंद्र नाथ राय थे। फिर वो लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन से उनकी बनी नहीं, उनकी हत्या के प्रयास होने लगे, तो वो भारत आ गए और उन्होंने यहाँ कम्युनिज्म की स्थापना की। बंधु, इस तरह भारत में चूंकि बड़ी संख्या में, खासकर बंगाल में वो बंगाली थे, तो बंगाल में इस्लामी शासन और इस्लामी शासन के बाद अंग्रेजों का शोषण, इसके कारण बहुत गरीबी थी, बदहाली थी और वो एक उर्वर भूमि थी कम्युनिज्म के लिए। हम देखते हैं कि धीरे धीरे इस तरह पूरे भारत में कम्युनिज्म फैलना शुरू हुआ और सन 1957 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार यदि बनी तो कम्युनिस्टों की बनी। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि नमूद्रीपाद के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उसके बाद कम्युनिस्टों ने कभी मुड़ करके नहीं देखा। 34 साल तक बंगाल में सरकार रही। इसके बाद
त्रिपुरा में सरकार रही, केरल में सरकार रही, और अनेक स्थानों पर, यानी हमारे इंदौर में भी होमी दाजी करके एक सांसद हुआ करते थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी थे। पूरे देश में कम्युनिज्म छा गया। लेकिन इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि एक हिंसक स्वरूप भी कम्युनिज्म का है। क्यों है? क्योंकि मार्क्स का जो दर्शन है वो चेतना को नहीं मानता, वो आत्मा को नहीं मानता, वो ईश्वर को नहीं मानता, वो आध्यात्मिक नैतिकता को नहीं मानता। इसलिए उसका ये कहना है कि भाई एक लौकी को काटना और एक गर्दन काटना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सर्वाधिक हत्याएं यदि किसी ने की है तो इस्लाम के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा हत्याएं, करीब 10 करोड़ से ज्यादा हत्याएं इस्लाम ने की है मजहब के नाम पर, और उसके बाद यदि सबसे ज्यादा हत्याएं की है तो कम्युनिस्टों ने की है। लेनिन ने रसिया में लाखों लोगों को मरवाया, स्टालिन ने मरवाया, ख्रुश्चेव ने मरवाया, और उसके बाद हम देखते हैं कि माओ ने भी चाइना में लाखों लोगों की हत्याएं करवाई, और अभी कुछ साल पहले तक तिएनमन चौक में 16,000 विद्यार्थियों को विरोध करने पर तोप से उड़ा दिया था। ये कुछ ही सालों, 20-25 साल पुरानी घटना है। पोलपोट का नाम तो सुना ही होगा हम सब ने, कि पोलपोट ने अपने ही देश के लाखों नागरिकों को मार करके जमीन में गड़वा दिया था। तो सबसे ज्यादा हिंसा, और वही हिंसा का स्वरूप जो है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ भारत में भी पैदा हुआ। सन 1967 में जो बंगाल का नक्सलवाड़ी एरिया है, उस नक्सलवाड़ी गांव में एक चारू मजूमदार करके कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित एक नेता थे। वो माओ से बहुत प्रभावित थे और अपने केडर को भी कहते थे कि माओ की लाल किताब पढ़ो। और उनका कहना था कि भाई केवल 300 बंदूकों से चाइना में क्रांति हो सकती है, तो भारत के लिए तो 60 बंदूकें ही पर्याप्त है। हम पुलिस वालों की बंदूकें छीनेंगे और बंदूक से बंदूक छीन करके हम एक बड़ा एक मिलिट्री ताकत बनाएंगे, एक सैन्य शक्ति बनाएंगे और हम भारत पर राज करेंगे, क्योंकि ये चुनाव का तरीका तो बहुत पुराना सा है, इससे बहुत सालों लग जाएंगे कम्युनिस्ट क्रांति आने में, इसलिए सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। वो माओ के इस बात से प्रभावित था कि जो सत्ता है वो बंदूक की गोली से निकलती है, इसलिए एक हिंसक दौर शुरू हुआ वहां से निकल करके। और धीरे 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 चूंकि 71 में कम्युनिस्टों की सरकार बंगाल में आ गई 67 के बाद, तो फिर और फला फूला। तो एक कम्युनिज्म का करीब इस देश के 126 जिले, यानी पशुपतिनाथ से तिरुपति तक एक ऐसा गलियारा बन गया था जिसे रेड कॉरिडोर कहा गया। तो ये पूरा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र था। आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, गढ़चिरौली आदि, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ वाला इलाका, उड़ीसा का इलाका, और ऐसा करके पूरा बिहार के कुछ क्षेत्र, ऐसा करके पूरा एक गलियारा बन गया। और वहाँ उन्हीं की सरकार थी, वही टैक्स लेते थे। यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी भी वहाँ पर है तो उस सरकारी कर्मचारी को उनको टैक्स देना है, तहसीलदार है तो उसको टैक्स देना है, इवन थानेदार को भी उस क्षेत्र में रहना है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और इस तरह उन्होंने करीब करीब इस देश में, फिर मैं कहता हूं कि इस्लामी आतंकवादियों के बाद इस्लामी आतंकवादियों ने करीब करीब कश्मीर में ही 50,000 लोगों की हत्याएं की है, इन्होंने भी 25,000 हत्याएं इस देश में की है। तो हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में नक्सलवादियों ने हत्याएं की, 500-500 लोग एक एक साथ मारे, और एक बड़ा हिंसा का दौर चलता रहा। अब ये जो हिंसा का दौर कम्युनिस्टों का चला, फिर इसमें शासन भी मिल गया, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा एक ही थी। तो करीब 60 और 70 विधायक, वो 70 सांसद वो केंद्र सरकार को चलाते थे। धीरे धीरे तो वहां उनका दबाव रहता था। फिर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में उनके समर्थक पहुंच गए, आज भी जेएनयू में बड़ी संख्या में है, तो वहां उनको समर्थन मिलता था। अनेक एनजीओ बन गए थे जो बाहर से पैसा लेकर के उनको समर्थन देते थे, कि ऐसा निक्सस बन गया था जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। और वो हत्याओं पे हत्याएं किए चले जा रहे थे। कुछ बुद्धिजीवी शामिल हो गए थे जो उनके औचित्य को ठहराते थे, सिद्ध करते थे। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया कि हम इस देश से इस नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। और हम देखते हैं कि उन्होंने एक बड़ा अभियान, समाधान अभियान शुरू, नक्सल मुक्त भारत का समाधान अभियान। इसके तहत उन्होंने कई स्तरों पर नीति बनाई। सबसे पहले उन्होंने विश्वास बहाली का काम किया, भाई स्मार्ट लीडरशिप के बाद एग्रेसिव कैंपेन, एग्रेसिव स्ट्रेटजी। फिर जो हम कहें कि मोटिवेशन और एक्शनेबल एक्सेस, और उनको जो बाहर से पैसा आता था उसको रोकना। इसके अतिरिक्त
सरेंडर कराने के लिए एक पूरा एक मैकेनिज्म बनाया, टेक्नोलॉजी दी, फिर जो ऊपर से सैटेलाइट से निगरानी रखी और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, रोड, स्कूल, थाने। आज 555 थाने उन्होंने वहाँ बना दिए हैं नारायणगंज और बस्तर के क्षेत्र में। तो ऐसे करके उन्होंने जो सरेंडर करवाया, सरेंडर कराने वालों को फिर उन्होंने जो रेम्यूनरेशन कुछ अच्छी एक राशि दी, उनको रिहेबिलिटेशन कराया, उन समाज में वो काम कर सकें तो उनको स्वरोजगार वो पैदा करने की उन्होंने व्यवस्था की, उनको एक सुरक्षित वातावरण दिया, उनसे इनपुट लेके बाकी लोगों को मारा। और करीब 1,500 के लगभग दुर्दांत, जिसमें चाहे गणपति हो, चाहे प्रशांत हो, चाहे ये जितने बड़े नेता थे इनके, इन सबको मार दिया। और न केवल ये इन सबको मारा, केशव राव हो, प्रशांत हो, हिड़मा हो, गणपति हो, इन सबको समाप्त कर दिया। फिर इनके जो सिंपैथाइजर थे, सिंपैथी रखते थे, जिनको हम अर्बन नक्सल कहते थे, उन अर्बन नक्सल को भी, वारा वारा राव हो या आनंद तेल तुमड़े हो, एक भारद्वाज करके लेडी थी अर्बन नक्सल, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अब या तो ये इस दुनिया में नहीं है या फिर जेल में है। तो जो निक्सस था उस निक्सस को भी समाप्त कर दिया, अर्बन नक्सल को समाप्त कर दिया। इनके लाखों की संख्या में एनजीओस थे जिस पर पैसा आता था और उस एनजीओ के माध्यम से वो कोर्ट में केसेस लड़ते थे, इनको एक समर्थन जुटाने का काम करते थे। उन एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, वो पैसा नहीं ला सकते। हर स्तर पे इस लाल आतंकवाद से निपटने का काम माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में ये सब हुआ, उनके नेतृत्व में हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज करीब 5,000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 1,500 से लगभग ज्यादा मार दिए गए। जितने बड़े नेता थे उनके, उन सारे बड़े नेताओं को समाप्त कर दिया। हिड़मा, गणपति, केशव राव, ये सब समाप्त हो गए। अब जो नक्सलवाद बचा है वो केवल बचा है या तो राहुल गांधी जी की टीम में या फिर जेएनयू में, क्योंकि आज जैसा मैंने कहा कि अब इनके पास सांसद भी नहीं है। कुल जमा 14 लोकसभा के सांसद है और जो है 8 राज्यसभा के सांसद हैं। यानी जब चूंकि दोनों राज्यों में अब सरकारें खत्म हो गई है, बंगाल में भी और केरल में भी, तो अब राज्यसभा सांसद समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के पास अब राज्यसभा में कोई सांसद नहीं बचेगा कुछ समय बाद। ये एक जहरीली विचारधारा का इरेडिकेशन, इसकी समाप्ति, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए। और मुझे लगता है कि इस काम के लिए, जैसे पहले कभी अंग्रेजों ने पिंडारियों को खत्म किया था, ऐसे ही पूरा अभियान चला करके नक्सलवाद को, वामपंथी उग्रवाद को वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और सशस्त्र के अभियान के तहत हर क्षेत्र में उसका समाधान कर दिया गया है। और इसके लिए मैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रक्तपात के एक अध्याय को समाप्त किया है। और देश की जनता को भी आग्रह करता हूं कि ऐसे पुनीत कार्य के लिए, ऐसे ऐतिहासिक काम के लिए वो बधाई के पात्र हैं और ये बधाई माननीय गृह मंत्री तक भी पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।